दिल्ली का सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये सियासी तपिश कहीं और से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के गर्भगृह से आ रही है। भ्रष्टाचार की ऐसी पटकथा लिखी आम आदमी पार्टी ने कि आम जनमानस के इस मन में संदेह उत्पन्न कर दिया कि क्या वाकई राजनीति में कोई ईमानदार है भी कि नहीं। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था, आज वो पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही है। इसके तमाम दिग्गज नेता जो अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहते थे, आज या तो वो शक के घेरे में है या सलाखों के पीछे। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के नेता कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के कारण जेल में हैं। उनको उम्मीद थी कि उन्हें कोर्ट से जल्दी राहत मिल जाएगी, लेकिन उनके मंसूबों पर जांच एजेंसी की पैरवी ने पानी फेर दिया। जांच एजेंसियों ने ऐसा वाटर टाइट केस तैयार किया कि सिसोदिया के वकीलों और आम आदमी पार्टी के नेताओं का पानी निकल गया, लेकिन सिसोदिया बाहर नहीं निकल पाए। कथित शराब नीति घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को इस बार भी अदालत ने राहत नहीं दी है। अदालत ने शराब घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। वहीं अब सिसोदिया की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया ही मुख्य साजिश करता है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई। क्या कुछ कहा जांच एजेंसी ने कोर्ट में, आपको बताते हैं। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कई अहम बातें बताई हैं। सीबीआई ने अदालत को बताया कि रद्द की जा चुकी शराब नीति को बड़ी चालाकी से दिल्ली में शराब कारोबार से जुड़ी गुटबंदी को प्रभावित करने के लिए बदला गया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कारोबारी विजय नायर मुख्य साजिशकर्ता थे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने इस मामले में दूसरे लोगों को दी गई राहत के आधार पर खुद के लिए राहत मांगी थी और दावा किया था कि वो गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सीबीआई ने लिखित तौर से सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया है कि आम आदमी पार्टी नेता गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल थे और इस पूरे क्राइम के साजिशकर्ता थे। सीबीआई ने कहा है कि अगर उन्हें किसी भी तरह से जमानत दी जाती है तो इससे जांच की दिशा प्रभावित होगी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को किंगपिन बताते हुए कहा कि वो इस साजिश के मुख्य आर्किटेक्ट हैं। कोर्ट ने यह भी बताया कि शराब नीति को लेकर उपराज्यपाल से कोई चर्चा नहीं की गई थी और नई नीति को लागू भी कर दिया गया। पुरानी नीति से रिश्वत ले पाना संभव नहीं था। मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने मिलकर साजिश की और नीति बनाई, जिसे एलजी ने अप्रूवल नहीं दिया। तो देखा आपने सीबीआई कैसे दूध का दूध और पानी का पानी कर चुकी है। सीबीआई ने कोर्ट में सबूत के साथ केजरीवाल के कथित कट्टर ईमानदार नेता की ईमानदारी एक्सपोज कर दी है। दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल पर मानो मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया है। आजकल सीएम केजरीवाल से रोज एक नए आरोपों पर सफाई मांगी जा रही है। केजरीवाल जो इस देश की राजनीति को आम आदमी वाली राजनीति बनाना चाहते और कहते नहीं थकते थे कि नेता और मंत्री लोगों को चमक धमक से दूर रहना चाहिए, उनका जीवन सेवक सरी का होना चाहिए, उनके चरित्र से सेवा का भाव नजर आना चाहिए, न कि उपभोग का। लेकिन शायद राजनीतिक नैतिकता के सर्वोच्च विचार को खुद केजरीवाल भी आत्मसात नहीं कर पाए। तभी तो कोरोना से जब दुनिया सुविधाओं के अभाव में अपने प्रियजनों के जाने का दुख मना रही थी, उसी दौर में केजरीवाल अपने चांदनी महल को सजाने में लगे थे। जब प्रवासी मजदूर धूप में जलकर हलकान हो रहे थे, उस दौर में सीएम केजरीवाल के घर में धूप का प्रवेश न आ जाए, इसको लेकर मखमली पर्दे लगवाए जा रहे थे। जब से ये खुलासा हुआ है, तब से पूरी बीजेपी सीएम केजरीवाल पर राजनीतिक रूप से हमलावर है। आखिर क्या कुछ कहा बीजेपी ने अपने ताजा हमले में, आपको बताते हैं। अब जो चेहरे से जाहिर है, छुपाएं कैसे? आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इन पंक्तियों के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त तंज कसा। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सौंदर्यीकरण को लेकर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आने के बाद से ही बीजेपी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सिर की टोपी, मफलर और मुखौटा सब चला गया है। बंगला चमकाते चमकाते सिर की छत चली गई। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक कहावत है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग भी ले आता है, परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ये राज रोग इतनी जल्दी इतना संक्रामक हो जाएगा, ये दिल्ली की जनता भी नहीं समझ पा रही थी। आज ये राज रोग उनकी सरकार, पार्टी और संगठन से होता हुआ उनके घर तक पहुंच गया है। त्रिवेदी ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने बंगले के सौंदर्यीकरण का बजट एक साथ क्यों नहीं पास कराया, टुकड़े टुकड़े में इतनी बड़ी अमाउंट क्यों खर्च की गई। त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने थोड़े से समय में ही भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। बीजेपी चाहती है कि जनता के बीच सीएम केजरीवाल ने जो भी अपनी छवि आम आदमी की बना के रखी है, उसको ध्वस्त कर खास आदमी की तरह उनको जनता के सामने प्रतिस्थापित किया जाए। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल एंड कंपनी अपने कारनामों की वजह से बैकफुट पर आ गई है।
दिल्ली के कथित ईमानदार सीएम केजरीवाल साहब के घर को सजाने में जो करदाताओं की मेहनत का पैसा खर्च हुआ है, जिसका जवाब अभी तक ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता नहीं दे पा रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल के बाद आपके लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। केजरीवाल के घर को सजाने के लिए जनता के करोड़ों पैसे को पानी में बहा दिया गया। जनता के पैसे से केजरीवाल साहब ऐश कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो राजनीति में आने से पहले सरकार की वीवीआईपी सुविधाएं नहीं लेने की बातें करते थे, लेकिन कुर्सी मिलते ही केजरीवाल ने ऐसे यू टर्न लिया कि आज देखकर सब हैरान हैं। केजरीवाल के घर को लेकर हुए खुलासे के बाद पार्टी के नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता तो की, लेकिन इधर उधर की बातें कर बीजेपी पर निशाना साधते रहे, लेकिन केजरीवाल के घर के बारे में कुछ नहीं कहा। आपके तमाम नेता रिपोर्टर के सवालों से भागते दिखे। आपके नेता केजरीवाल के नए घर के बारे में बोलने से बच रहे हैं, और बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि साहब को तो विदेशी मार्बल और लाखों के पर्दे लगवाने का जो शौक है। वहीं अब ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 भी आ गया है, जिसके बाद से पार्टी के भीतर खलबली और बढ़ गई है। पार्ट 2 में क्या क्या हुए हैं नए खुलासे बताते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में 15 बाथरूम है। एक एक टॉयलेट पर लगभग 1-1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 10 लाख से अधिक रकम सिर्फ सैनिटरी फिटिंग पर खर्च की गई। ये चौंकाने वाली जानकारियां आपके प्रिय हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 के जरिए सामने आई है। बिजली के विभिन्न सामान पर 2.58 करोड़ रुपए, किचन और अप्लायंस पर 1.10 करोड़ रुपए, इंटीरियर डेकोरेशन में वुडन फ्लोर, वुडन डोर और यूपीवीसी डोर पर 11.30 करोड़ रुपए, हॉट वाटर जनरेटर 25 लाख रुपए, सुपीरियर कंसल्टेंसी सिर्फ बताने के लिए 1 करोड़ रुपए। वहीं ऑपरेशन के भाग 2 में ये भी संकेत मिले हैं कि केजरीवाल के सरकारी बंगले पर हुए मोटे खर्च में भ्रष्टाचार का एंगल भी है। दरअसल सरकारी आवास के रिनोवेशन पर जो 45 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, वो रकम 5 हिस्सों में आवंटित की गई थी। दरअसल नियम कहते हैं कि अगर कोई सरकारी काम 10 करोड़ की रकम के ऊपर होता है, तब उसके संभावित खर्चे से जुड़ी फाइलें सीनियर अफसरों के पास जाती है और ओपन टेंडर भी निकाला जाता है। टेंडर के प्रोसेस में आगे लोएस्ट बिडर रकम बोली लगाने वाले को टेंडर मिलता है। वहीं जब ये रकम 10 करोड़ से कम होती है, तब किसी टेंडर की जरूरत नहीं होती। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि टेंडर की रकम 10 करोड़ से कम रखकर मनमाने तरीके से टेंडर दिए गए। इसमें भी घोटाले का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से अपने लोगों को टेंडर दिलवाने के लिए ही टेंडर की रकम हर बार 10 करोड़ से कम रखी गई। तो देखा आपने कैसे अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल जनता के पैसों पर कैसे मौज कर रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती संगठन के स्तर पर ही नहीं है। कांग्रेस के सामने चुनौती ये भी है कि कांग्रेस को विपक्षी एकता से उचित सम्मान मिलेगा कि नहीं। एक जमाने कांग्रेस अपने हिसाब से देश की राजनीति का ट्रेंड और राज्य की सत्ता तय करती थी। आज वही कांग्रेस की ऐसी नौबत आ गई है कि आज वो क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू भी बनने को तैयार है। किसी जमाने कांग्रेस तय किया करती थी कि केंद्र की सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, लेकिन आज कांग्रेस के पतन की कहानी यह है कि आज वो विपक्षी एकता मंच जो 2024 के लिए सजता हुआ दिख रहा है, उसमें कांग्रेस के संभावित हिस्सेदारी का आकलन कर रही है। विपक्ष के बीच कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि ना ही उनकी गिनती 3 में है और ना ही 13 में। बस कांग्रेस ललचाई और उम्मीद भरी नजरों से विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार की ओर टकटकी लगाए देख रही है। लेकिन अगर विपक्ष के प्रमुख चेहरों को जिस तरह से कांग्रेस से मोह भंग हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के दिल्ली दूर ही हो जाएगी। तफसील से बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। नीतीश कुमार से मुलाकात में ममता बनर्जी ने कहा कि गठबंधन को लेकर हमेशा से विपक्षी दलों की मीटिंग दिल्ली में होती है और ये कांग्रेस की मीटिंग बनकर रह जाती है, इसीलिए दिल्ली के बजाय इस बार पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल भी पटना से ही फूंका था। हम चाहते हैं सर्वदलीय बैठक पटना में ही बुलाई जाए। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2003 के बाद से बीजेपी के खिलाफ सभी सर्वदलीय मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर ही हुई है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता भी कई बार इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को छोड़कर अगर कहीं और मीटिंग होती है तो इसका साफ मतलब है कि नया मोर्चा जो बन रहा है उसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं होने वाला। नीतीश कुमार और कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, के चंद्रशेखर राव समेत ऐसे कई विपक्षी नेता हैं जिन्हें 2024 के चुनाव में
कांग्रेस का चेहरा पसंद नहीं है। ममता और अखिलेश के बाद गठबंधन को लेकर केसीआर ने भी रुख नरम किए हैं। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, इसीलिए राहुल गांधी के चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी पहले ही कांग्रेस को नकार चुकी है। अखिलेश भी चेहरे पर विटो लगा चुके हैं। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ममता बनर्जी को केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सरकार चलाने का अनुभव है, इसीलिए उनसे बेहतर चेहरा गठबंधन में नहीं हो सकता। विपक्ष के इस फैसले से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की दावेदारी कमजोर होगी। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि चेहरा चुनाव के बाद फाइनल किया जाएगा। कई विपक्षी दल 1996 के फॉर्मूले का किस्सा सुना रहे हैं। उस वक्त संयुक्त मोर्चे को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। इस दौरान एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। समझौते के तहत समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, वाम मोर्चा के नेताओं को सरकार में मंत्री बनाया गया था। अगर ये फॉर्मूला 2024 में लागू होता है तो कांग्रेस के बदले किसी क्षेत्रीय पार्टी का प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर पूरी तरह से हावी हैं और ऐसे में विपक्षी एकता से कांग्रेस को क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएम मोदी के रहते विपक्ष 2024 का चुनाव जीतने में कामयाब होगा, तब तो प्रधानमंत्री पद तक बात जाएगी। 2024 के चुनाव से लगभग 1 साल का समय रह गया है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक सब एक ही गलती करने में लगे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस बंद कर देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी और कांग्रेस जारी रही। लेकिन अब लग रहा है कि वर्तमान कांग्रेस के नेताओं ने शायद अब गांधी की बात मान ली है और अपने बयानों से ही कांग्रेस को खत्म कर दे रहे हैं। 2014 से लेकर 19 और दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बयानवीरों ने कांग्रेस को उठाने की जगह चुनाव दर चुनाव मरणासन की स्थिति में पहुंचा दिया है और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने गुजरात में भी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने गुजरात के राजनीतिक इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन किया। लेकिन खड़गे साहब ने कर्नाटक चुनाव में फिर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद हो सकता है कि कांग्रेस को फिर से राजनीतिक नुकसान हो जाए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। क्या कुछ कहा खड़गे ने अपने भाषण में और फिर बीजेपी द्वारा तगड़ा पलटवार के बाद विवाद बढ़ने पर कैसे यू टर्न लेते हुए खड़गे ने दी सफाई, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल खड़गे के इस बयान का वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया है, जो सोनिया गांधी के मौत का सौदागर से शुरू हुआ और हमें पता है अंत उसका कैसे होगा। कांग्रेस लगातार नए स्तर तक नीचे गिरती जा रही है। हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष हैं। वो दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं और पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दिखाता है कि कांग्रेस किस स्तर तक नीचे गिर चुकी है। हम चाहते हैं कि वो देश से माफी मांगे। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान पर सफाई देते हुए खड़गे ने कहा कि इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी से नहीं था, मेरा मतलब था बीजेपी की विचारधारा साहब की तरह है। मैंने पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उनकी विचारधारा साहब की तरह है और अगर आप इसे छुएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो देखा आपने, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने वही गलती कर दी जो पहले के चुनाव में भी पार्टी द्वारा की गई थी और उसका अंजाम पार्टी को चुनाव हार कर भुगतना पड़ा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।